प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक सच्चा वाक्य सुनाने वाले हैं। 11 साल की बच्ची मां कैसे बनी और उस बच्ची के साथ ऐसा जुल्म किसने किया। यह सच्चा वाक्य सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। यह सच्चा वाक्य सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और छोटे बच्चे बच्चियों के मां बाप तो यह वाकया जरूर सुने और शुरू से आखिर तक सुने। और इन सभी वालिदैन से गुजारिश है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे स्कूल जाते हैं या यूनिवर्सिटी या कॉलेज, आप सभी पेरेंट्स इस पर गौर करें, क्योंकि ऐसी बातों को हमारी सोसाइटी में अक्सर छुपा दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, यह वाकया हमें ईरान के शहर तेहरान की एक डॉक्टर खातून ने बताया है। वह खुद बोली है कि यह वाकया उसके अपने अस्पताल में पेश आया है और उसने उस बच्ची की डिलीवरी अपने हाथों से की है। उस खातून ने कहा है कि यह सच्चा वाकया ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले ताकि सभी इससे सबक हासिल करें। डॉक्टर शानिया कहती हैं, मेरा नाम डॉक्टर शानिया है। वह जुम्मा का दिन था जब एक औरत अपनी कोई 11 साल की बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई थी। मेरी नजर उस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक बड़ा हुआ था। जब मैंने बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसे कोई बीमारी होगी या फिर पेट इसलिए बड़ा होगा कि पेट में पानी जमा हो गया होगा। मगर जब मैंने बच्ची की मां की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने उसकी मां से पूछा, क्या बात है मोहतरमा, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर उसने मेरे आगे दामन फैला दिया। मैंने जब उसकी तरफ नासमझी से देखा तो उसने अपनी चादर अपने सर से उतारी और मेरे कदमों में रख दी। वो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी इज्जत बचा लें। मैंने लड़की की मां की तरफ देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। दरअसल 11 साल की बच्ची प्रेग्नेंट थी और अब लड़की की मां मुझसे यह कह रही थी कि मैं इसकी जान यानी कि इज्जत बचा लूं ताकि किसी को भी यह मालूम न हो कि उसकी बच्ची प्रेग्नेंट थी। मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं इसका अल्ट्रासाउंड करती हूं। नहीं डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची पेट से है। आपको नजर नहीं आ रहा क्या? आप तो डॉक्टर हैं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि बच्ची की सेहत कैसी है और यह कैसे प्रेग्नेंट हुई। क्या इसके साथ कोई जुल्म या ज्यादती हुई है? मैंने बच्ची की मां की तरफ देखकर कहा तो बच्ची की मां कहने लगी, नहीं जी, ये बात मैं नहीं जानती। आप इसी से पूछ लें। इसने तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस औरत ने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर यह बात इसके बाप को पता चल गई तो वह इसे जिंदा गाड़ देगा। आपके शौहर को नहीं पता? इतना बड़ा पेट है आपकी बच्ची का, क्या आपके शौहर को नजर नहीं आया? मेरी बात सुनकर वह अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, वह तो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या इसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची बहुत नेक है। ये तो अपने मोहल्ले में कुरान पढ़ने जाती है। न सिर्फ यह सब बच्चों से आगे है बल्कि दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरा मतलब है अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है। इसे कुरान पाक बहुत अच्छे से याद है। इसी वजह से मेरी बेटी पर कोई कभी ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकता। और वैसे भी अभी तो इसकी बहुत छोटी उम्र है। अभी तो यह इसका बचपन है। आप यह मत समझें कि मैं इसकी मां होकर इसकी तरफदारी कर रही हूं, बल्कि बात असल में यही है कि हमारे बच्चे बहुत नेक माहौल में रहते हैं, पलते बढ़ते भी बहुत अच्छे से हैं और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। इसके तो स्कूल का माहौल भी बहुत अच्छा है, हर तरह की सहूलियत है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन बस क्या करें, जो अल्लाह की मर्जी। यह कहकर उस औरत ने सर झुका लिया तो मुझे उस पर शक होने लगा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी आदमी के, बिना किसी जुल्म और ज्यादती के यह बच्ची प्रेग्नेंट हो गई हो। किसी ने तो कोई जुल्म किया होगा, नहीं तो इसकी मां से लापरवाही हुई होगी, तभी तो इस बच्ची का यह हाल है। मैंने अपने दिल में सोचा। मैंने देखा कि उसकी मां मुझसे नजरें चुरा रही थी। ऐसा लगता था कि उसकी मां मुझे पूरी बात बताना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा, आपको बच्ची की सोनोग्राफी तो करवानी ही होगी, तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपकी बच्ची का कौन सा महीना है और उसका कौन सा इलाज किया जा सकता है। वह औरत सोनोग्राफी करवाने पर राजी हो गई। उसकी बच्ची को मैं सोनोग्राफी वाले कमरे में लेकर जाने लगी तो औरत बोली, डॉक्टर साहिबा, मैं भी साथ चलूंगी। ऐसा लग रहा था कि वह औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाहती थी। शायद वह यह नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची मुझसे कोई बात कर ले। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में लोग ऐसे ही नखरे करते हैं। सरकारी हो तो लोग ज्यादा बात नहीं करते, डॉक्टर की हर बात को मानते हैं, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। खैर,
ज्यादातर मरीज अपनी ही मर्जी मनवाते हैं, और वह औरत भी अपनी बेटी के साथ सोनोग्राफी वाले कमरे में आना चाहती थी, तो मैंने उसे मना नहीं किया। वह मेरे साथ साथ कमरे में आ गई। मैं उसकी बेटी की सोनोग्राफी करने लगी तो वह भी स्क्रीन पर नजरें गाड़े बैठी देख रही थी। देखकर मुझसे बोली, क्या लगता है फिर आपको, कोई उम्मीद है? मेरा मतलब है कि क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? देखिए, आप इज्जत और बेइज्जत की बात तो नहीं करें तो अच्छा है। ये छोटी लड़की है, और वैसे भी इसने जब कोई जुर्म किया नहीं, तो आप खामाखा इसके सर पर एक ही चीज बार बार क्यों थोप रही हैं? छोटी बच्चियों को तो ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। पता नहीं ऐसी घटिया हरकत इस बेचारी के साथ किसने की है। आपको अपनी बेटी के आसपास के माहौल की खबर रखनी होगी। आपको पता लगाना होगा कि यह किसके साथ मिलती जुलती है, क्या करती है, कहां जाती है, इसके साथ कौन रहता है। इन सब बातों पर आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी बेटी का ख्याल भी रखना होगा। सोनोग्राफी रिपोर्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या मामलात हुए हैं। मैंने उस औरत को बता दिया। हालांकि मैं सब कुछ जान चुकी थी। अल्ट्रासाउंड को पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, पर मैंने आधा घंटा फिर भी सोच विचार करने लगी कि मैं इस औरत को क्या बात कहूं, कैसे कहूं, क्योंकि कोई भी मां अपनी 11 साल की बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती। यह सच्चाई सुनकर कहीं वह बच्ची को मारना पीटना शुरू न कर दे। मैंने उस औरत के साथ बड़े प्यार से बात की। मैंने कहा, देखिए, आपकी बच्ची बहुत नाजुक हालात से गुजर रही है। इस लम्हे पर इसकी जान भी जा सकती है, इसलिए आपको इसकी बहुत ज्यादा ख्याल करना होगा। अगर आप इसका ख्याल रखेंगी तभी इसकी जिंदगी आसान होगी। वैसे भी आप बच्ची की मां हैं, कोई दुश्मन तो नहीं जो आप इसके साथ बुरा सलूक करेंगी। आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है और इसे बच्चे को उठाए हुए 7 महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में आपकी बच्ची को अगर मैं दवा दूंगी तो फिर हो सकता है कि इसके लिए जिंदगी भर मुश्किलात हो जाएं। तो इस मौके पर हम इसके बच्चे को जाया नहीं कर सकते। आप ऐसा करें कि अपनी बच्ची को ले जाएं और इसका ख्याल रखें। बच्चा पैदा होने दें। गैर कानूनी काम करना भी नहीं चाहिए, और वैसे इस पर किया भी नहीं जा सकता। एक तो इसकी उम्र बहुत कम है, दूसरा आपकी बच्ची की सूरत हाल बहुत नाजुक है। इसका ख्याल रखें, इसे घर ले जाएं। मैंने उस औरत को यह बात कहकर मुतमिन तो कर दिया था, मगर वह रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहिबा, आप जो बात कह रही हैं वह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर मैं अपनी बच्ची को अपने घर ले भी जाती हूं तो बच्चा पैदा होने से पहले यह जिंदा जमीन में गाड़ दी जाएगी। आप मेरी जगह खुद को रखकर सोचें, बताएं, भला क्या आप ऐसे किसी बच्ची की मां होती और वह ऐसे प्रेग्नेंट हो जाती तो आपका शौहर आपको माफ करता? सारी बातें तो बच्ची की मां पर ही आती हैं, सवाल उसकी तरबियत पर उठते हैं। मैं इस हालत में इसे घर नहीं ले जा सकती। आप कोई ना कोई हल बताएं, वरना तो मेरे लिए अपनी बच्ची को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। उस औरत की संग दिल्ली देखकर मैं हैरान रह गई। आप अपनी बच्ची को छोड़कर कहां जाएंगी? आपकी बच्ची का आपके अलावा सहारा ही कौन है? देखिए मैडम, यह बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपके पास कोई हल है तो बता दें, क्योंकि यह बच्ची या तो मौत के मुंह में जाएगी या फिर आप इसका कोई इलाज कर देंगे। यह बात कहकर बच्ची की मां रोने लगी। तब मैंने बच्ची की मां को एक पेशकश की। मैंने उस औरत से एक बात कही, अगर तुम अपनी बच्ची को मेरे क्लिनिक पर ही रहने दो, बच्चा पैदा होने तक उसे घर ना लेकर जाओ, तो क्या यह मुमकिन है? उसने झट से कहा, हां, ऐसा तो मुमकिन है। मैं अपने शौहर से कह दूंगी कि मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेजा है। बहनें तो सांझी होती हैं, वह मेरा साथ जरूर देगी। वैसे भी उसे पता है कि मेरी बच्ची के साथ क्या मामला है। आप बताएं, आप इस काम के कितने पैसे लेंगी? वह औरत बीमार भी थी और साथ में मजबूर भी। अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस इस बच्ची पर तरस खाकर आपको यह बात कह रही हूं। वैसे भी मेरे क्लिनिक में रात के वक्त कोई नहीं होता, मैं ही होती हूं, तो मैं इसका ख्याल रखूंगी और बाकी का वक्त मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगी। आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो फिर इसे यहीं पर छोड़कर जाइए। उस बच्ची की मां को और क्या चाहिए था, वह तो पहले ही परेशान थी। कहने लगी, ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़ जाऊंगी। उसके जाने के बाद मैंने बच्ची से पूछा, बेटा, क्या तुम स्कूल जाती हो? उसने मुझे सारी बातें बता दी। मेरा शक था कि शायद स्कूल में या वैन वाले ने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की हो जिसके नतीजे में ऐसा हो गया हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बच्ची ने मुझे ऐसी कोई मालूमात नहीं बताई। हालांकि वह डरी हुई भी नहीं थी। लगता था कि बच्ची के इल्म में यह बात है ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ। वह मुझसे अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से पूछने लगी, डॉक्टर साहिबा,
क्या मेरे बच्चे होंगे? मैं अम्मा बन जाऊंगी। हाँ बेटा, तुम अम्मा तो बन जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। साथ ही मैंने उसे उछल कूद करने से मना कर दिया। कहा कि अब तुम्हें बस अपना ख्याल रखना होगा, आराम वगैरह करना होगा। अपने लिए दुआ करो और याद करने की कोशिश करो कि अगर किसी ने कभी तुम्हारे साथ कोई गैर मामूली रवैया रखा हो तो मुझे सच सच बता दो। उसने तो नासमझी में सर हिला दिया। बोली, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं उसकी बातों को समझ तो रही थी, मगर यकीन नहीं आ रहा था। बच्ची की मां अगले दिन आई। उसके पास हलवा और बहुत सारी ऐसी खुश्क चीजें थीं जो कि उसने बच्ची के लिए दी। मैंने बच्ची की मां से वह सब कुछ ले लिया और क्लिनिक में ही रख दिया। बच्ची की मां ने यह भी कहा कि वह उसे अक्सर मिलने आती रहेगी। बच्ची अपनी मां को याद तो करती थी, मगर साथ ही साथ परेशान भी होती थी कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। खैर, उसके दिन अब करीब आ रहे थे। मुझे परेशानी भी थी कि कहीं इस बच्ची का केस कोई गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार ना कर ले, क्योंकि मैंने तो उसकी मां से कह रखा था कि उसे परेशानी की जरूरत नहीं है। उसकी बच्ची का केस मेरे हाथ में है तो मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, ना ही उसके मुस्तकबिल पर कोई फर्क पड़ेगा। खैर, विलादत के दिन उसने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। बच्चे गोल मटोल, प्यारे और सेहतमंद थे। मैंने उन बच्चों को देखा, मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही। वह दोनों जुड़वा बच्चे थे। आज तक मैंने ऐसा होते नहीं देखा था। उस बच्ची की सेहत बहुत खराब थी। मैं उसे अस्पताल से सीधा घर ले गई। अब वह बड़ी बड़ी औरत मालूम हो रही थी। मुझे उसकी हालत पर दुख भी हो रहा था। मैंने उससे दोबारा पूछने की कोशिश की, लेकिन उस बच्ची को तो कुछ मालूम ही न था। बहरहाल, वह बच्चे तो उसी के थे। मैंने सख्ती से मना कर दिया कि घर में यह बात किसी को ना बताए। बच्ची की मां को भी मैंने सारी हकीकत बता दी कि 2 बच्चे जो पैदा हुए, वह बच्चे मैंने किसी बे औलाद जोड़े को दे दिए। आपको उनके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बच्ची की मां अपनी तरफ से बेफिक्र हो गई। उसने मुझे हजारों रुपए दिए और बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि मैं अपनी बच्ची को खाला के घर छोड़ आई हूं। वह मुतमिन हो गया था। वैसे भी वह अपने बच्चों की ज्यादा खबर नहीं रखता, लेकिन अगर उसे पता चल जाता तो पता नहीं क्या करता, क्या होता। यह कहकर वह अपनी बच्ची को लेकर चली गई। मेरे ख्याल में तो अब वह मुतमिन थी और उसकी फिक्र भी खत्म हो गई थी, मगर मुझे उसकी बेटी बार बार याद आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती थी, मगर मार परेशानी के कुछ बता नहीं पाई। मैंने उससे मजीद कुछ नहीं कहा। बच्ची के जाने के बाद मेरे कमरे में मौजूद नर्स ने मुझसे एक अजीब बात कही। बोली, क्या आपको नहीं लगता कि बच्ची की मां का रवैया कुछ अजीब था? मुझे लग तो ऐसा रहा था, मगर मैंने सर झटक दिया। मैं फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहती थी। वैसे भी मैंने यह केस अपने जहन से भुला दिया था। मेरे तो वहम और गुमान में भी नहीं था कि इस बच्ची को दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा और मुझे दोबारा से उस बच्ची को देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में यह सबसे बड़ी मुसीबत थी जो उन लोगों पर आई थी। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि अब वह मां अपनी बेटी का खास ख्याल रखेगी और उसे बाहर आने जाने नहीं देगी। न सिर्फ यह कि उसकी हर हरकत पर नजर रखेगी, बल्कि उसके मिलने जुलने वालों पर भी ध्यान रखेगी। मैंने तो यही सोचा था कि यह आखिरी और पहला वाकया होगा जो इस बच्ची की जिंदगी में आएगा, मगर फिर वह हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। तकरीबन कोई 7-8 महीने गुजरे थे कि वह बच्ची दोबारा मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। इस बार उसकी मां भी साथ थी और बच्ची ने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। बच्ची का कद काफी बढ़ चुका था। लगता था कि अब इसकी जिंदगी में कोई और मसला है। मैं समझी कि शायद कोई दूसरा मसला है जिसके लिए वह मेरे पास बात करने के लिए आई है, मगर उसने तो आते ही मेरे सर पर हैरतों के पहाड़ गिरा दिए। मैंने पूछा, क्यों आना हुआ? कहने लगी, मेरी बच्ची को दोबारा से वही अलामत जाहिर हो रही है। मैंने पूछा, कैसी अलामत? तो लड़की की मां रोने लगी। उसके आंसू देखकर मैं समझ चुकी थी कि मामला फिर से गड़बड़ है। उसके साथ दोबारा वही सब कुछ हो चुका है जिसके लिए पहले वह मेरे पास आई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी सी उम्र में ऐसे हादसात से कैसे बार बार गुजर रही है, और दूसरी तरफ उसकी मां को तो उसके बारे में कोई खबर ही नहीं और ना ही लड़की को पता है। मैंने कहा, अब यह सब कैसे हो गया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बच्ची के इर्द गिर्द में कोई ऐसा इंसान नहीं जो यह हरकत कर सके, तो फिर यह सब क्या है? लड़की की मां रोते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, मुझे तो खुद इस बारे में नहीं पता। मेरी तो टांगें कांप रही हैं। उस वक्त से
जब से मैंने अपनी बच्ची के बारे में ऐसा महसूस किया। आप कम से कम इसका टेस्ट करके पता तो लगाएं कि जो कुछ मैं सोच रही हूं वह सही है या गलत है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका कहीं और टेस्ट नहीं करवाया। आप चूंकि मेरे हालात से पहले भी वाकिफ हैं, इसलिए मैं सीधी आपके पास आई हूं। आप खुदा के लिए चेक करके बता दें कि जो कुछ मैं सोच रही हूं वो सही है या गलत है। अल्लाह करें ये सब जो मैं सोचती हूं झूठ निकले, वरना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अब तो इसके बाप से क्या बहाना करूंगी। अब तो मेरी जिंदगी में वह तूफान आएगा कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा कि आप ख्वा मख्वा शक न करें, पहले मुझे आपकी बच्ची को चेक तो करने दें। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप कोई अंदाजा कायम न करें। मगर मैं जब उसे अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर गई तो अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा से वही सब कुछ हो जाएगा। मैंने लड़की की मां को भी सच सच बता दिया। कहने लगी, ऐसा मत कहिए, कह दीजिए कि यह झूठ है। सच कहती हूं, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूं कि मेरी बातें हैं वह बिल्कुल सही हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में किसी मुजरिम को नहीं जानती। आप शायद मुझ पर ही शक कर रही होंगी और सोच रही होंगी कि यह कैसी मां है जो अपनी बेटी के बारे में इतनी सी बात भी नहीं जानती। लेकिन कसम खाकर कहती हूं, मुझे वाकई नहीं पता कि यह सब कुछ कैसे हुआ। मैंने कहा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयों के इस्तेमाल से मामला ठीक हो जाएगा। आपको वह परेशानी तो नहीं होगी जो इससे पहले हुई, मगर बार बार ऐसा होने से आपकी बच्ची की सेहत गिर जाएगी। बहुत कम उम्र में ऐसे मामलात बच्ची के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। आपको भी पता है कि इसकी सेहत कैसी है। एक तो उम्र कम है, दूसरा कमजोर और मरियल सी है। आपको इसका ख्याल रखना होगा। मेरी बात सुनकर उसकी मां ने कहा, बिल्कुल ख्याल तो मैं रखूंगी, आप बस दवाइयां दे दें, मगर मुझे बता दें कि मेरी बच्ची का मुजरिम कौन है। वह औरत मेरे क्लिनिक में बैठी रोने लगी। मैंने कहा, इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं। मैंने तो कई बार आपकी बच्ची से नफ्स हरबे आजमाकर यह पूछने की कोशिश की कि क्या उसकी नजर में कोई मुजरिम है, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। वह बच्ची बोली कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, न ही मुझे कोई ऐसा शख्स नजर आता है जिसने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा हो, मुझे हाथ लगाने की कोशिश की हो। बस जो कुछ भी होता है वह अचानक होता है। मैं इस मामले में कुछ नहीं जानती। बच्ची की बात सुनकर मैं भी हैरान थी। मैंने सोचा था कि शायद यह आखिरी बार होगी, अब इस बच्ची के साथ कोई ऐसा मामला नहीं होगा। लेकिन उस मामले को अभी तकरीबन कुछ दिन ही गुजरे थे, यानी 2 से 3 महीने ही हुए होंगे कि वह औरत फिर अपनी बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में आ गई। इस बार तो उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि जानबूझकर यह लोग नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए और उसकी मां को और न ही उस बच्ची को खुद को भी पता न हो। इस बार मैंने अल्ट्रासाउंड करने की भी जहमत नहीं की, बस दवाइयां लिखकर दे दी। मगर बच्ची की मां बहुत परेशान थी, आंखों से बहते आंसू और साथ ही हाथ कांप रहे थे। बोली, मैं कहां जाऊंगी? अगर दोबारा मेरी बच्ची के साथ यही कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैंने कहा, मोहतरमा, आज के जमाने में इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है जितना आप मुझे समझ रही हैं। आपकी बच्ची के साथ जो भी हो रहा है, इसका मुजरिम आपके घर में ही मौजूद होगा। या तो आपने दूसरी शादी कर रखी है, आपका शौहर इस बच्ची का सौतेला बाप है, या तो फिर कोई और मामला है जो आप मुझे बता नहीं रही। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी बच्ची की हिफाजत करें, इसे हर वक्त अपने साथ रखें। मुझे नहीं लगता कि आप अगर इसे हर वक्त अपनी नजर के सामने रखेंगी तो कोई ऐसा मामला हो पाएगा। उस बच्ची की मां बोली, यकीन करें मैं ऐसा ही करती हूं, सिर्फ इस बच्ची को पढ़ने के लिए भेजती हूं, इसके अलावा यह हर वक्त मेरी नजरों के सामने है। अब यह बातें हो रही थीं कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक हुई। तकरीबन उसी की उम्र की एक और लड़की मेरे क्लिनिक में अपनी मां के साथ दाखिल हुई थी। उसने मुझे देखते ही कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है और अकेले में करनी है। ये लोग एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते थे। मैंने देखा उस औरत के साथ भी अपनी कोई 12 साल बच्ची थी और साथ वह खुद भी परेशान खड़ी थी, आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने उसे देख लिया था, ऐसा लग रहा था कि उसका मामला भी ऐसा ही है। मैंने पहली वाली औरत को उसके घर भेज दिया और दूसरी के पास आ गई, क्योंकि वह तो जाहिर है मेरे क्लिनिक में पहली बार आई थी, उसे वक्त देना जरूरी था। मैं उसके पास जाकर बैठी तो देखा उसकी बच्ची भी इसी तरह किसी पेट के दर्द में मुब्तला थी। कहने लगी, मुझे अपनी बच्ची के पेट के दर्द की बहुत फिक्र है, इसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं जो सिर्फ शादीशुदा औरतों को होती हैं। मैंने बच्ची की तरफ देखा और इसका हुलिया देखकर समझ गई
कि इसके साथ भी पहली बच्ची वाला मामला है। मैंने उसे अल्ट्रासाउंड के लिए कमरे में भेजा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। इस बच्ची के साथ भी वही मामला था जो कि पहली वाली के साथ था। अब तो मुझे इस पर अफसोस होने लगा। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उसकी मां को साफ साफ सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बच्ची उम्मीद से है। वह सर पकड़कर बैठ गई, बोली कि मुझे समझ नहीं आता, ऐसे कैसे मुमकिन है। मैंने उसे पहले वाली बच्ची के बारे में भी बता दिया, क्योंकि अब माओ को इस बारे में सोचने की जरूरत थी। इस तमाम सूरतें हाल के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने फौरन उन बच्चियों के हवाले से पुलिस के साथ राब्ता किया और तमाम किस्सा सुना दिया। हमारे यहाँ चूंकि पुलिस बहुत बदनाम है, जिसकी वजह से लोग भी हर मामला पुलिस तक पहुंचाने से डरते हैं। खास तौर पर जब इस तरह के मामलात हो जहां बहू बेटियों के मसाइल हो, तो लोग बात को दबा लेते हैं कि पुलिस तक बात गई तो ख्वामख्वा बदनामी हो जाएगी। खैर, खुशकिस्मती से बहुत नेक थानेदार था, जिसने सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन बहुत राजदारी से की। सबसे पहले तो उसने आम लिबास में लेडीज पुलिस को स्कूल में टीचर के रूप में भेज दिया। मालूम हुआ कि बच्चियां एक ही मोहल्ले में रहती थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। अब वह महिला पुलिस उस स्कूल की एक नई टीचर थी। उसने बड़ी नरमी और प्यार से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और सभी बच्चों पर कड़ी नजर रखती थी, खासकर उन 2 बच्चियों पर जिनके साथ पहले ही मामलात हो चुके थे। वह बच्चियों के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। उसने बच्चियों से पूछा, पहले तुम्हें कौन कौन पढ़ाता था? बच्चियों ने बोला, पहले हमें मिस राफिया पढ़ाती थीं और हर मंडे को सर हामिद कंप्यूटर पढ़ाते हैं। जब कोई बच्चा कंप्यूटर में कमजोर होता या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो सर हामिद उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। यह सुनते ही महिला पुलिस को सर हामिद पर शक हुआ। उसने तुरंत ही सर हामिद को स्टाफ रूम में बुलाया और सख्ती से सवाल जवाब करने लगी। उसने बच्चियों के बारे में बताया कि इन बच्चियों के साथ क्या हुआ है और अपनी असल पहचान भी बता दी। सर हामिद कहने लगे, देखिए मैडम, ये बात सच है कि मैं क्लास खत्म होने के बाद उन बच्चों को रोकता हूं जो कंप्यूटर में कमजोर हैं। अगर मैं इन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस न दूं तो उनके मार्क्स कम आते हैं और कुछ तो फेल भी हो जाते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल सर मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं। इसलिए मैं इन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देता हूं। लेकिन मैं तो इन्हें सब कुछ पढ़ाकर अच्छे से समझाकर जल्दी चला जाता हूं, क्योंकि मुझे अपने घर भी ट्यूशन पढ़ाने जाना होता है। वहां भी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। जब मैं चला जाता हूं तो ये बच्चियां क्लास में रुककर जो मैंने पढ़ाया होता है उसका अभ्यास करती हैं और उसे कॉपी में उतारने लगती हैं, जिसकी वजह से इन्हें देर हो जाती है। लेकिन मेरे जाने के बाद और स्कूल के सभी स्टाफ के जाने के बाद स्कूल में सिर्फ चौकीदार रहता है, जो सबसे आखिर में सभी दरवाजों और स्कूल को बंद करके घर जाता है। हो सकता है उसने ही इन बच्चों के साथ कुछ गलत किया हो। यह कहकर सर हामिद खामोश हो गए। अब महिला पुलिस ने चौकीदार को स्टाफ रूम में बुलाया और बच्चियों के बारे में पूछा। जैसे ही महिला पुलिस ने उससे सख्ती से सवाल जवाब किया और अपनी पहचान बताई तो चौकीदार के हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल असली मुजरिम चौकीदार ही था। सर हामिद के जाने के बाद वह खाने पीने का सामान लाता था और उसमें दवाई मिलाकर उन बच्चियों को खिला देता था। इसके बाद वह उनके साथ दरिंदगी करता था। फिर थानेदार ने सर हामिद और चौकीदार दोनों को गिरफ्तार किया, क्योंकि सर हामिद की लापरवाही की वजह से उन बच्चियों के साथ कई बार गलत काम किए जा चुके थे। अस्तगफिरुल्लाह। आप सबसे गुजारिश है, खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करें। अल्लाह हमें और हमारे बच्चों को ऐसे दरिंदों से हमेशा बचाकर रखें। आमीन। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो अगर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमें मजीद मेहनत करने का हौसला मिलता है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का और खास तौर पर बच्चों का तो बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी ही एक चौंका देने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।